हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद हसान में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीजीटी जो 2021 का हमारा पेपर है, उसके 77 क्वेश्चंस मैंने आपको 2 पार्ट में करा दिया है। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस यूपीपीजीटी में डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, एकदम पेपर का ही एनालिसिस है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा कि कुछ-कुछ पॉइंट्स होंगे तो उसे आप नोट करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड स्पेशल प्रेफरेंसेस इज गिवन टू, यानी कि प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है फ्लेक्सिबिलिटी का, डिफरेंस का, डिपेंडेंसी का या नन ऑफ द अबव का। तो देखिए, डिफरेंस यानी विभिन्नता, विभिन्नता तो होता है पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होता है किन के लिए, जो इसकी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सटेंशन टीचिंग में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग होते हैं, ठीक है, समुदाय के लोग होते हैं। तो उनके लिए उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके जगह के अकॉर्डिंग, उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। इसलिए प्रसार शिक्षण में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत महत्व होता है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी यहाँ पे गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन। द यूनिओव्यूलर आइडेंटिकल ट्विन्स में बी, यानी कि समरूपी जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक समरूपी होते हैं और दूसरे विषम रूपी होते हैं। तो विषम रूपी का मतलब ही क्या है, विषम का मतलब अलग अलग, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। पर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे समरूपी, तो समरूपी का मतलब समान रूप, तो दोनों लड़का हो सकते हैं अथवा दोनों लड़की हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन पे। हमने लास्ट टाइम पे हमारा टारगेट था कि हम 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे, बट 77 क्वेश्चन ही हमारा हो पाया था। कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है हमारे, हम उसको कोशिश करेंगे कवर करते चले। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट डाइट विथ, यानी कि उच्च रक्तदाब के जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको कैसा आहार लेना चाहिए। क्या उन्हें लो सोडियम युक्त क्लोराइड डाइट लेना चाहिए, क्या उन्हें लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, उन्हें हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए या फिर हाई फैट डाइट लेना चाहिए। तो देखिए, उच्च रक्तदाब की बात कर रहा है। रक्तदाब का जो संबंध होता है वो अगर मिनरल्स की बात की जाए तो सोडियम और पोटेशियम से होता है। तो हाई फैट डाइट तो हमारा वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी हमारा थोड़ा सा कम ही कंसीडर किया जाएगा। लो प्रोटीन डाइट नहीं, यहाँ पे प्रोटीन हाई चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लो सोडियम क्लोराइड डाइट हमें देना होता है। ठीक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है ना, वही अगर लो ब्लड प्रेशर रहता तो हमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा उन्हें ज्यादा देनी होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ये थैंक यू अभी के लिए नहीं, ये लास्ट के लिए है। आप लोग अभी एक्सेप्ट करके गायब मत हो जाना कि शुरू हुई क्लास और खत्म। Now 81 number question. Plasma protein makes up about of blood. How much? यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड की, होल ब्लड की जब भी बात होती है, तो ध्यान रखिएगा दो तरह की चीजें होती हैं। एक हमारा होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है प्लाज्मा, और एक हमारे होते हैं जो ब्लड के, हमारे ब्लड कार्पल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, वो होती हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये लगभग लगभग हमारा 55% के बराबर होता है, यानी कि 50 से 55%। और जो हमारे कार्पल्स होते हैं वो लगभग कितने होते हैं, ये हमारे 45 से 50% होते हैं। फिर भी कार्पल्स की जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होती है, बट चूंकि यहाँ पे ऑप्शन इसके रेंज में ये 50 वाला दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन, तो इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। तो 50% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा हमारे ब्लड का पार्ट को कवर करता है। बाकी के हाफ परसेंटेज पार्ट को कौन कवर करता है, हमारा कार्पल्स करते हैं। ठीक है, कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखिए इसमें आपको अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगी क्या है, कितने लेयर्स होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो द पार्ट ऑफ आउटर स्किन विच सीन ऑन द टॉप इज नोन एज, यानी कि त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है ना, उस स्किन के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या कहलाती है। तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम,
स्ट्रेटम जर्मिनेटियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम या स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो देखिए सल्क स्तर, सल्क स्तर दिया है ना हिंदी, अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन हो रहा है तो हिंदी को देखिए, सल्क स्तर, सल्की स्तर सबसे ऊपर होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं हमारे स्किन के, स्किन के कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है हमारा, अगर ये लेयर्स ना पूछे, ये वाले लेयर्स ना पूछे तो आप इसको अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर हमारा एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस की लेयर होती है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो कवर करता है ये हमारा क्या होता है, डर्मिस, एपिडर्मिस का लेयर होता है, ये यहाँ पे दिया है। एपिडर्मिस के बाद हमारा आता है डर्मिस का पार्ट, जो ये वाला पार्ट कंप्लीट करता है, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा आता है हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और तीसरा लेयर हमारा हाइपोडर्मिस होता है। अब इस एपिडर्मिस के भी हमारे टोटल 5 लेयर्स हैं। तो एपिडर्मिस के 5 लेयर्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला लेयर है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे ऊपरी परत होती है जो हमें बाहर से दिखाई देती है। इसके बाद हमारी दूसरी परत है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम। ठीक है, तीसरी हमारी स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, चौथी है स्ट्रैटम स्पाइनोसम और पांचवी हमारी स्ट्रैटम बेसिल। तो अगर आप इसे आराम से याद करना चाहते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटम तो सब में है ही। ठीक है, आप एक अपना कोड बना सकते हैं सीक्वेंस से याद करने के लिए, CIGSB। ठीक है, CIGSB कुछ भी याद कर लीजिए, CIGSB, छत्तीसगढ़ से भागी या कुछ भी अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, या सिंपल याद भी रख सकते हैं कि सबसे पहले कॉर्नियम आएगा, कॉर्नियम के बाद आई है, सॉरी LCM, एल है, CLGSB, आई नहीं होगा एल होगा, ल्यूसिडियम हो जाएगा, फिर हमारा जी है ग्रैन्युलोसम हो जाएगा, स्पाइनोसम हो जाएगा और बेसल। तो CLGSB ऐसे याद करके आप बना सकते हो। और एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस आपके स्किन के लेयर्स है। ठीक है, तो ये लेयर्स ऑफ स्किन जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच एंटीजन, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो ओ होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे कि हमारा, अगर मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ए में हमारे कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं अगर, ठीक है, ए में कुछ ऐसे बने हैं, फिर ये हमारा मान लीजिए बी है, ये वाला कौन सा था, ये ए था, ये हमारा एंटीजन बी है जिसमें कुछ इस तरीके के निशान बने हुए हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है ना कि ए है कि बी है, तो ये एंटीजेंस होते हैं। ये तो ब्लड ग्रुप है, बट ये क्या है जो इनके बाहर एंटीना निकले, एंटीना एंटीजेंस, तो ये एंटीजेंस होते हैं। ए और बी जो होता है हमारा, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये हमारा बी था। ठीक है, ये हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। तो इन दो, इसमें क्या होता है, इन दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही एंटीजेंस यहाँ पाए जाते हैं। बट जो हमारा ओ पॉजिटिव होता है ना, उसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होता है। तो इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यही आपसे प्रश्न पूछ लेता कि किसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, या किसमें एंटीजन पाए जाते हैं, तो हमारा ए एंड बी हमारा सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, तो ध्यान दीजिएगा ए एंड बी में हमारा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए एंड बी का मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आपके टाइप दिए हुए हैं, आरबीसी का टाइप दिया है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए दिया है, ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि बेसिकली 4 ग्रुप होते हैं, बट पॉजिटिव और निगेटिव के बेसिस पे 8 ग्रुप माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, यानी कि उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं, और एंटीजेंस इन आरबीसी, आरबीसी के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे यहाँ पे सारे डिफरेंस दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए। ए पे आप देखिए एंटीजेंस बने हुए हैं किनारे किनारे, इसका एंटीजन कैसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है। ये हमारा ब्लड ग्रुप बी है, इसके एंटीजेंस कैसे हैं, स्क्वायर शेप के हैं। अब ब्लड ग्रुप जो ए बी है हमारा, उसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंड बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। बट ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन हो जाएगा। ठीक है, अब एंटीबॉडीज देखिए, तो हमारा ए में, अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो उल्टी हो जाती है। एंटीजेंस पहले सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो बी पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं, मतलब इस चीज़ को देखिए, अगर प्रश्न कभी पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप ए में कौन-सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अगर पूछे कि ब्लड ग्रुप बी में कौन-सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ए पाया जाता है। ए-बी में पूछ ले तो ए-बी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में भले एंटीजन नहीं पाया जाता, बट यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दोनों पाए जाते हैं, ठीक है? ओ ब्लड ग्रुप या ओ रक्त समूह जो है, ये आपके इसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी दोनों पाए जाते हैं, और यही कारण है कि ये क्या है, सर्वदाता होता है। ठीक है, सर्वदाता, सबको चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजेंस भी नहीं होते हैं, तो इसलिए कोई अलग दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, हम लोग कहते हैं ना, एक कंडीशन लगाई जाती है कि पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो होगा वो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक है? अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस ए वाले में राउंड राउंड एंटीजेंस है, तो क्या अगर सिर्फ हम बी वाले को चढ़ाएँगे तो ये एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बी वाला ए वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये तो रिलेशन यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाएगा। बट ये जो ए बी है ना, ये ए का भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बी का भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ में तो है नहीं, तो ये ओ का भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, ठीक है? यूनिवर्सल ये रिसीवर होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से आपका बी वाले पे आ जाइए। बी वाले पे क्या देखना है आपको? बी वाले पे देखना है कि यहाँ पे बी है, ए है, ये दोनों नहीं चढ़ेंगे। ए बी पे ये दोनों चढ़ जाएंगे। लेकिन ओ वाले में क्या है, कोई एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? ओ वाला ही करेगा। लेकिन ओ वाला चढ़ाया सबको जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे एंटीजेंस कोई नहीं है, तो ओ वाला ए बी भी ले सकता है, ओ वाला बी भी ले सकता है, ओ वाला ए भी ले सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इससे हम किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ओ वाले को सिर्फ ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, आप लोग देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा शेयर कर दो, ताकि मतलब और भी लोग जुड़ सके। इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्लास अच्छी बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 नंबर, लाइफ ऑफ पर्सन बिगिंस फ्रॉम, यानी कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ कहाँ से होता है, ठीक है? व्यक्ति के जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? तो बर्थ से होता है, कॉन्सेप्शन से होता है, ग्रोथ से, या डेवलपमेंट से? सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्शन से होता है। व्यक्ति के जीवन का आरंभ जो होता है वो कहाँ से होता है? कॉन्सेप्शन से होता है, यानी कि गर्भाधान से होता है, जीरो से, ठीक है? यानी कि जब निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद से ही जीवन का प्रारंभ हो जाता है। चलिए, 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण के क्या क्या कार्य हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ दिस? ये बोन ऑफ दिस लिखा है, नन ऑफ दिस, ठीक है? तो देखिए, दोनों काम होता है वृषण का, शुक्राणुओं का निर्माण करना ये भी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना भी होता है, साथ ही साथ सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये हार्मोन का भी स्त्रावण करता है। इसलिए यहाँ पे 85 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रांग? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रांग की कलर थियरी। प्रांग के कलर थियरी में दो कलर प्राइमरी कलर बताए गए हैं, सेकेंडरी कलर बताए गए, उसके बेसिस पे सारे आगे टर्शरी क्वार्टरली सारे कलर बताए गए हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी कलर की, ठीक है? और प्राइमरी में भी हमारा कौन सा गर्म रंग कौन सा है बताना है आपको। तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्रांग के कलर की जो थियरी है वो कैसे काम करती है। ऐसे एक हमारा क्या बनता है, राउंड पे हमारा सबसे पहले एक हमारा त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज में हम 3 कलर को रखते हैं। प्राइम के अकॉर्डिंग कौन-कौन से प्राइमरी कलर है? एक हमारा रेड है, ठीक है? दूसरा हमारा येलो है, और तीसरा हमारा क्या है? ब्लू है, ठीक? सेकेंडरी कलर जो होते हैं हमारे, वो कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, सेकेंडरी कलर में हमारे ये रेड और येलो को मिला करके हमारा सॉरी ऑरेंज बनता है। रेड और ब्लू को मिला करके हमारा पर्पल या वॉयलेट बनता है। येलो और ब्लू को मिला के हमारा ग्रीन बनता है। तो ये तीनों हमारे कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर। अब आपसे इसी कलर व्हील में से पूछ रहा है कि कौन सा कलर होगा जो हमारा क्या होगा, कौन सा कलर हमारा सर्वाधिक गर्म होगा। तो देखिए, येलो ग्रीन जो होते हैं, ग्रीन ब्लू, ये वाले जो हैं ग्रीन और ब्लू, ये दोनों ठंडे कलर में आते हैं, ठीक है? येलो और पर्पल आपके ना गर्म में आ पाएंगे ना ठंडे में ही आएंगे। तो बेसिकली अगर येलो पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा येलो है, पर्पल पे भी डिपेंड करता है कि डार्क है कि लाइट है। बट यहाँ पे जो ऑरेंज है और जो आपका रेड कलर है, इसी को हम सर्वाधिक गर्म कलर मानते हैं। तो देखिए, रेड एंड ऑरेंज हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू दिया है, तो ब्लू तो हमारा क्या है?
कूल कलर होता है। यहाँ पे ग्रीन एंड पर्पल, ग्रीन भी हमारा कूल कलर है। यहाँ पे फिर ब्लू आ गया तो ये हमारा कूल कलर है, इसलिए तीनों के तीनों नहीं होंगे। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले की भी क्लासेस में कई इस मतलब टॉपिक को पर्टिकुलरली समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ कि देखिए कैसे कलर स्कीम है यहाँ पे। वार्म कलर्स कौन कौन से हैं, तो रेड और ऑरेंज हमारे कौन से हैं, वार्म कलर्स हैं। ग्रीन और ब्लू हमारे कौन से होते हैं, तो ये हमारे कूल कलर होते हैं, और ये दोनों क्या है, हमारे वार्म कलर्स हैं। ठीक है, पर्पल और येलो है हमारा प्रांग का कलर थियरी, पी प्राइमरी कलर। ठीक है, एस यानी कि सेकेंडरी कलर, और इन दोनों के बीच में जो कलर्स होते हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी कलर। ठीक है, यानी कि तृतीयक रंग। इसी तरह से इसकी स्कीम भी है कई सारी, तो प्राइमरी कलर है, ठीक है, एनालॉगस स्कीम होता है, फिर हमारा कंटेम्प्री होता है, स्प्लिट कंटेम्प्री होता है, ये सारे कलर स्कीम्स हैं। ये मैं आपको एक सेपरेट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल के लिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now question number 87, hormone that causes contraction of uterus during childbirth if, यानी कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों में जो संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? क्या वो वैसोप्रेसिन है, क्या वो एलएच हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ये हमारा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वही है जिसे हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हार्मोन तब भी रिलीज होता है जब प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, उस दौरान भी रिलीज होता है, और साथ ही साथ गर्भाशय की मांसपेशियों में डिलीवरी के टाइम पे जब संकुचन बढ़ाना होता है तो भी ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। नहीं रिलीज होता है तो आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट भी कराया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से भी इंजेक्ट कराया जाता है, ताकि प्रसव जो हो वो आसानी से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। उस क्वेश्चन से पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्या क्या कह रहा है ये ऑप्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा क्या है, वैसोप्रेसिन। इसका क्या काम है, वैसोप्रेसिन शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। क्या काम है इसका, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। इसे ही हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, और साथ ही साथ मूत्र की मात्रा को कम करता है। एडीएच का पूरा नाम है, कॉपी पेन लिए हैं आप तो लिख लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एकदम बेसिक बेसिक चीजें भी बार बार बताती चलूं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। ऐसा नहीं कि एकदम बेसिक चीज को भी छोड़ दूं कि आप पुराना वीडियो देखो फिर उधर जाओ इधर जाओ, नहीं। अगर कुछ कुछ चीजें आपकी लगातार आ रही हैं और उसको रिवीजन करना बेहतर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका और बेहतर तरीके से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो आप बार बार जितनी बार उन पॉइंट्स को लिखेंगे, एक ही चीज को बार बार लिखने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन के बेस पे एनालिसिस कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में चीजों को बनाते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच हार्मोन। तो ये क्या करता है, महिलाओं में ओवल्यूशन यानी अंडोत्सर्जन कराता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण बढ़ाता है। फिर आता है हमारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो होते हैं हमारे एफएसएच व एलएच। गोनेट ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें जनन ग्रंथियां कहते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एफएसएच एक एलएच। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेल और फीमेल, ये ऐसे हार्मोन हैं जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रजनन अंगों के विकास का काम करते हैं, यौन कोशिकाओं यानी कि अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, कोशिकाओं को यानी कि अंडाशय के जो फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एलएच हार्मोन जो होता है ये अंडाणु शुक्राणु यौन कोशिकाओं को बनाने में, गैमेट्स को बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये सारे हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन से ही रिलेटेड है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो प्रसव के समय गर्भाशय की सिकुड़न कराता है और स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव भी करता है, इसलिए कई बार इसको ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क हार्मोन भी कह देते हैं, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन फिर भी मिल्क हार्मोन के नाम से आपका लैक्टोट्रोपिन हार्मोन ही जाना जाता है, याद रखिएगा, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड प्रोवाइड्स वाटर कनेक्शन टू सम डिविजन्स ऑफ पाइप्स इन द मोहल्लास। मोहल्ला हिंदी में देखिए मोहल्ला है, इंग्लिश में भी मोहल्लास लिखा है, कोई बात नहीं।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। यानी कि पाइप की उप शाखाओं की बात कर रहा है, तो क्या ग्रिड सिस्टम है, रिंग सिस्टम है, ट्री सिस्टम है या फिर रेडियल सिस्टम है। तो देखिए, मोहल्लों की बात कर रहे हैं, मोहल्ले में क्या होता है, एक घर इधर होता है, इधर कॉलोनियां बनती है, इधर से गलियां जाती हैं, फिर इधर गली होती है, इधर घर बनता है, इधर जाते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनता है, बीच बीच में घर होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणाली होती है, इसमें हमारी ट्री रेट सिस्टम चलता है। ठीक है। रिंग सिस्टम में भी हमारा जब किनारे किनारे चीजें होती है तो वहां चलता है। ट्री में जैसे जैसे ब्रांचेस, इधर इधर से गलियां निकलती हैं, इधर इधर से गलियां, ऐसे ऐसे गलियां निकलती हैं, तो पेड़ में भी क्या होते हैं आपके, ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्री सिस्टम होता है, वृक्ष प्रणाली, इसी का प्रयोग मोहल्लों में, कॉलोनियों में किया जाता है। अब आइए इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ले लेते हैं कि जल वितरण प्रणाली जो है, इनका तुलनात्मक चार्ट। ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ डिटेल में, आप लोग प्लीज इसे नोट करते जाइएगा। और ये चीजें आपको नहीं कोई बताने वाला, अभी तक की क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो चलिए देखते हैं क्या है जल वितरण प्रणालियों का तुलनात्मक चार्ट। यानी कि ये इधर जल वितरण प्रणालियां हैं, उनकी संरचना है, लाभ है, हानि है, और साथ ही साथ उदाहरण है कि कहाँ पे प्रयोग होते हैं। तो जो हमारा ट्री सिस्टम होता है, ठीक है, ट्री सिस्टम क्या है, एक मुख्य पाइप से शाखाओं की तरह पाइप फैले होते हैं। इनकी लागत कम होती है और डिजाइन क्या होता है, आसान होता है। ये मुख्य पाइप बंद होने पर पूरी सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और इनका दबाव जो होता है वो असमान होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है। कहाँ प्रयोग होते हैं, तो छोटे कस्बे, ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनी, मोहल्लों में प्रयोग होते हैं। फिर हमारा ग्रिड सिस्टम, दूसरा सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम। ये क्या होता है, ग्रिड, ग्रिड का मतलब जाल। तो पाइपों का जाल बना होता है जो चौकोर या आयताकार सड़कों के साथ ही साथ बिछा होता है, सड़कों के किनारे किनारे ये बिछा रहता है। इसका दबाव क्या होता है, समान होता है, सभी जगह पे एक साथ दबाव वाला पानी जाता है। सप्लाई इसमें बाधित नहीं होती, यानी कि अगर एक जगह कहीं पे कोई रुकावट आती भी है तो पानी बंद नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, लागत अधिक लगता है और इसका डिजाइन जो होता है वो भी जटिल होता है। कहाँ पे प्रयोग होता है, तो ये शहरी क्षेत्रों में होता है और योजनाबद्ध कॉलोनियों में, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जो कॉलोनियां होती हैं बड़े बड़े शहरों में, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा रेडियल सिस्टम। रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब अक्षीय। ठीक है। कोई ऐसी चीज बनी हुई है, उसके किनारे 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 ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अक्षीय या रेडियल। इसमें क्या है कि केंद्र में एक टंकी रहती है, रिजर्वियर पाइप होते हैं और चारों तरफ रेडियल दिशाओं में प्रवाह पानी का चलता रहता है। यहाँ पे भी दबाव समान होता है और नियंत्रण क्या होता है, आसान होता है, इन पे कंट्रोल करना आसान है। यानी कि अगर पानी का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो एक जगह से बंद कर दो, आराम से आप पानी को बंद किया जा सकता है। इसके लिए लेकिन बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है और सही योजना की आवश्यकता होती है। जैसे कहाँ जरूरी है ये, तो बड़े कैंपस में जरूरी होता है, यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में, इन सब जगहों पे इसके टंकी की जरूरत पड़ती है। जैसे टंकी नहीं होता है पानी वाला बड़ा बड़ा, आप लोगों ने घर के आसपास देखा होगा, तो ये वही रेडियल सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर हमारा रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम क्या करता है, पाइपें रिंग या घेरा बना करके बिछाई जाती हैं। इनमें मरम्मत के समय भी क्या होता है, सप्लाई चालू रहता है और दबाव जो होता है वो समान रहता है। निर्माण खर्च इनका अधिक होता है और इनकी योजना बनाना क्या है, थोड़ा सा कठिन होता है बाकी के कंपेरिजन में। महानगर में, बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या है, आपके जल वितरण प्रणालियां हैं। आप एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन चारों को याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे ट्री सिस्टम अभी बताया, छोटे कॉलोनी में, मोहल्लों में। ग्रिड सिस्टम का शहरी क्षेत्रों में, योजनाबद्ध कॉलोनी में प्रयोग होता है। रेडियल सिस्टम जो होते हैं बड़े बड़े कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। और रिंग सिस्टम जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं, यानी कि जो कॉमर्शियल फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री है, वहां पर यूज होता है। तो इन चारों को आप जरूर याद रखिएगा जी कि रिंग वाले को हम लोग लूप सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। विच फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन मदर्स मिल्क। यानी कि माता के दूध में कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। ठीक है। तो मदर मिल्क में क्या पाया जाता है, क्या लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है, लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है, या फिर केसिन। तो यहाँ पे केसिन आपका सही आंसर हो जाएगा, माता के दूध में केसिन पाया जाता है। इसी केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे आमाशय में क्या निकलता है, रेनिन एंजाइम निकलता है। और ये रेनिन एंजाइम इसी दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। कॉन्स्टिपेशन कॉज्ड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। यानी कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को हम क्या कहते हैं। क्या उसे इंटेस्टिनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, या फिर एनल कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको फिर से कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगी। इस चार्ट को आप देखिए, उसके बाद से फिर इसका आंसर हम देंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, स्पेस्टिक कब्ज।
ठीक है, स्पैस्टिक कब्ज। यहाँ पे क्या होता है, आंतों की मांसपेशियों का अधिक संकुचन यहाँ पर होता है, तनाव होता है और जिसकी वजह से मानसिक दबाव भी होता है। ठीक है, मानसिक दबाव या आंतों में मांसपेशियों का अधिक संकुचन हो रहा हो या किसी प्रकार का तनाव हो तो उस कारण से ये रोग होता है, स्पैस्टिक कब्ज। लक्षण क्या होते हैं इसमें, पेट में दर्द होता है, मल निकलने में कठिनाई होती है। उपचार क्या करना है कि तनाव कम करना है, गर्म पानी और हल्का व रेशेदार भोजन करने से ये रोग जो है यानी कि स्पैस्टिक कब्ज को सही किया जा सकता है। फिर आता है हमारा इंटेस्टिनल कब्ज। इंटेस्टाइन का मतलब हमारी आंत। यहाँ पे क्या है, आंतों की गति यानी कि पेरिस्टालिसिस क्या होती है, धीमी होती है, यानी कि आवश्यकता से क्या है, कम हो जा रही है। स्पेस्टिक कब्ज कब है, जब आंतों की गति बहुत तेज है। इंटेस्टिनल कब्ज में क्या है, जब आंतों की गति धीमी होती है और ये कब होती है, निष्क्रिय जीवन शैली से, यानी कि जब हम एक्टिवली, हमारा लाइफ स्टाइल नहीं होता है, हम बहुत ज्यादा आराम की मुद्रा में रहते हैं, बहुत ज्यादा खाना है, सोना है, बस लेटना है, बस यही करना है, तो उस कंडीशन में इंटेस्टिनल कब्ज ज्यादा होता है। और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज है ये हमारा इंटेस्टिनल कब्ज। ठीक है, इसमें मल आगे ही नहीं बढ़ पाता और पेट बार-बार क्या होता है, भारी-भारी लगता है कि गैस बनी हुई है। इसके लिए क्या चाहिए, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, हरी सब्जियाँ और फल भी खाना पड़ेगा। ठीक है? अब एटॉनिक कब्ज, आंतों की मांसपेशियों का शिथिल होना। ठीक है? यहाँ पे हमारी आंतों की मांसपेशियाँ क्या शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब बहुत लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती हैं। ठीक है? और जब वो ढीली हो जाएँगी तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। पर ये होता कब है, तो ये ज़्यादातर वृद्धावस्था में होता है या फिर लंबे समय तक बैठे रहने वाले जो आदमी होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं या जो स्टडी करने वाले होते हैं, ठीक है? जिनकी आंतें क्या होती है, दब-दब के बेचारी एकदम शिथिल हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, मल बहुत सख्त होता है और बार-बार कब्ज़ बनता रहता है। इनके लिए क्या चाहिए कि इनको व्यायाम तो करना है, साथ ही साथ हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा इन्हें और पेट की हल्की-हल्की मालिश भी करना होगा ताकि हमारा जो आंत है वो संकुचन कर सके अच्छे तरीके से। इसके बाद है हमारा एनल कब्ज। तो एनल कब्ज में क्या होता है कि गुदा क्षेत्र, ठीक है, एनस के एरिया में बवासीर, फिशर या दर्द या मल रोकने की आदत, इसके कारण ये होता है। कैसे होता है ये, जब कोई व्यक्ति को बवासीर हो या तो फिर उसको मल रोकने की आदत हो, जैसे ज्यादातर छोटे बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बवासीर नहीं भी है तो वो क्या करते हैं, अगर वो उन आदत बना लेते हैं बार बार अपने स्टूल को रोकने की तो उन्हें एनल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें मल त्यागते समय दर्द होता है और मल रोकने में भी मतलब दिक्कत होती है उनको। ज़्यादातर कोशिश तो वो यही करते हैं कि मल को रोक सकें, ठीक है? इसके लिए सीड्स बाथ सही रहेगा। सीड्स बाथ का मतलब कि पानी में गर्म पानी में या गुनगुना पानी में हल्का वो बैठे, ठीक है? और इसके साथ ही दर्द का उपचार भी करना ज़रूरी है उनके लिए और नरम मल बनाने वाले आहार यानी कि सॉफ्ट लिक्विड डाइट जो होते हैं या सॉफ्ट डाइट जो होता है उसका प्रयोग करने से ये बीमारी सही होती है। तो ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन था चारों प्रकार के कब्ज का। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाला कब्ज कौन सा होता है। अब देखिए, स्पेस्टिक कब्ज हमारा आंतों की मांसपेशियां जब अधिक संकुचित है, ठीक है, लेकिन कमजोर होने की वजह से शिथिल हो जाना यानी कि कमजोर हो जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एटोनिक कब्ज। चलिए 90 क्वेश्चंस हो गए हमारे, 27 मिनट की क्लास भी हो गई, कोई बात नहीं, 100 तक का टारगेट रखते हैं, फिर लास्ट 25 क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये 21 क्वेश्चंस करने के बाद से टीजीटी के भी कुछ क्वेश्चंस बचे, मैं उसको भी करा दूंगी और अब इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपके एलटी के लिए भी यूज़फुल हो, हम टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस को करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट के बेस पे करेंगे। आप लोग अदर यूट्यूब पे देखते होंगे, मतलब अलग चैनल्स पे भी देखते होंगे क्वेश्चंस को कराते हैं लोग। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लोग कराते हैं, पर मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी बना करके कराऊँगी, इस चीज़ की आप गारंटी रखिए। प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम फिर से जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो हम उस टाइम पे करेंगे। बट अभी जो हमारे पास 2 महीना 3 महीने का समय बचा है, अभी एलटी के लिए भी टाइम है हमारे पास, उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें इस क्लास को करना होगा ताकि हम बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते चलें। तो हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के बेस पे। और जो मेरे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले लाल हैं, मेरे बच्चे हैं, जो रेगुलर मेरी क्लासेस को देखते हैं, पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी क्लासेस देखते हैं। बस शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वो अलग बात है, तो आप कर दिया करिए। आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि
यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मैथ्स डीआई के पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो भी पोर्शन है वो सारे पोर्शंस भी मैं अब प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में कराऊंगी आपको। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, जो बच्चा आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे जाते हो वहां पे आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो नहीं भी समझ में आ पाती हैं, तो आप सोचते हो कि कोई बेसिक वाली क्लास मिल जाए, बेसिक वाली क्लास मिल जाए, तो ये बिल्कुल बेसिक से आप लोग चलेंगे, ठीक है। बेसिक वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक टॉपिक के कवर कराऊंगी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, तो प्लीज आप लोग क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं फिर से हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चंस का आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा, तो प्लीज स्किप मत करिएगा, मेरी इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉल यूनिट एग्जाम्पल सेल, यानी कि शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, यानी कि शरीर के रक्त को हमारे यानी ब्लड को, बॉडी के ब्लड को कोशिका सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है। तो देखिए हार्ट का काम तो पंप करना है, तो ये तो नहीं होगा। आर्टरीज और वीन्स क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि रक्त परिसंचरण, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि शरीर का यह संस्थान है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहा है, तो ये संस्थान है जिसके माध्यम से रक्त जो है हमारे शरीर की सबसे लघुतम, सबसे छोटी, सबसे क्रियात्मक, सबसे संरचनात्मक इकाई यानी कि सेल तक पहुंच पाती है, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी इज, यानी कि ऊतकों का वह समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी आपको बताना है कि कौन सा लेयर है, मतलब कौन सा वो ऊतक का प्रकार है जो हमारे शरीर के आवरण, बाहरी कवरिंग के रूप में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो अंदर है शरीर के पार्ट्स उनमें भी पाया जाता है। तो क्या ये एपिथेलियल टिश्यू होगा, कार्टिलेज होगा, एडिपोज होगा, या फिर फाइब्रस टिश्यू होगा। तो देखिए कार्टिलेज, कार्टिलेज तो हमारा बोन का टाइप का टिश्यू है, तो ये तो नहीं होगा। एडिपोज आपका फैट टिश्यू है जो आपके ऊपरी त्वचा के तो नीचे ही रहता है। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं ये मसल्स में होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक यहाँ पे आपका 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एपिथेलियल ऊतक क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के ऊपरी आवरण पे पाए जाते हैं। अब देखिए उपकला ऊतक शरीर के ऊपरी आवरण पे पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज हमारी लचीली वो हड्डी होती है जो कि हमारे कान में और बच्चों के शरीर में पाई जाती है, नाक के पास पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक क्या है, जो फैट से बना होता है, ठीक है, और ये हमारे शरीर में क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। फाइब्रस टिश्यू हमारे मसल्स में पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो आप देखे होंगे कि मसल्स या फिश में व्हाइट 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 रैशेस दिखाई देते हैं, तो ये क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं हमारे, ठीक है, फाइबर्स होते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अगले बार के पेपर में आपसे यही पूछ लें। 93 नंबर क्वेश्चन इज फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो देखिए फ्राइनोडर्मा जो है स्किन से रिलेटेड डिजीज है ना, तो स्किन से रिलेटेड जब भी कोई डिजीज आएगा, अभी जो मैं आपको बता रही थी एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का लेयर भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, यानी कि कुछ मात्रा में हमारे लिए फैट भी जरूरी है। इंसुलेशन के साथ साथ हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, स्किन को ग्लोई रखने के लिए, साथ ही साथ स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए भी हमें फैट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल कौन कौन से, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये हमारे लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल जो हमें फ्राइनोडर्मा रोग से बचाते हैं। तो इसलिए फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से हो जाता है। चलिए फ्राइनोडर्मा क्या है, स्किन का ड्राइनेस होना, ठीक है। 94 टेक्सटाइल का क्वेश्चन, बहुत टाइम बाद टेक्सटाइल का क्वेश्चन आया। चलिए फुलकारी इज अ फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फुलकारी पूछ रहे हैं आपसे, तो किस स्टेट की एम्ब्रॉयडरी है भैया, सिंपल सा जवाब है पंजाब, ठीक है। फुलकारी क्या है, पंजाब की एक बहुत ही प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी है, पंजाब फुलकारी के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा भी जो सिंध के एरियाज होते हैं वहां भी फुलकारी को बनाया जाता है। फुलकारी के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, तो आइए देखते हैं कि फुलकारी कढ़ाई के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख प्रकारों के यहाँ पे नाम दिया है। तो एक है हमारा थिरमा या थुलमा जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, ये सफेद कपड़े पर लाल, पीले और गुलाबी धागों से बनी हुई रचना होती है, ठीक है, जो कि विवाह और शुभ अवसरों पर उपयोग किया जाता है। एक हमारा बाग होता है, जिसे बाग का मतलब बाग,
ठीक है ना। बाघ के कई प्रकार हैं। तो ये पूरी सतह को क्या करता है, घना भराव देकर के ढका जाता है और ये समृद्धि और खास समारोह में प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा चोप, चोप फुलकारी। चोप होता है, तिलपत्रा होता है, नील होता है, सैंची होता है, सब्ज फुलकारी होता है, दर्शी होता है, द्वार। ये सारे के सारे क्या फुलकारी के ही प्रकार हैं। यहाँ पे आपको कुछ नए मिलेंगे, जो आप ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं ना उससे कुछ नए और कुछ अलग मिलेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट की अगर बात कर ले एग्जाम, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो भले से, लेकिन यूजीसी नेट के भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि कभी भी अब यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है और नए नए ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब देखिए चोप क्या है कि दुल्हन को शादी में दी जाने वाली जो फुलकारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, चोप कहते हैं। इसमें किनारों पर लाल धागों की कढ़ाई होती है। फिर दार्शन द्वार या दारशी जो होता है ये धार्मिक महत्व की फुलकारी होती है और गुरुद्वारे को भेंट करने हेतु बनाई जाती है। फिर सब्ज फुलकारी क्या है, ये हरे रंग के धागों का विशेष प्रयोग इसमें होता है। सब्ज, सब्जी से याद रखो, सब्जी किस कलर की होती है, हरे रंग की। तो यहाँ पे हरे रंग के धागों का विशेष प्रयोग किया जाता है। फिर नील फुलकारी, नीले कपड़े पर सुनहरी या रंगीन धागों की कढ़ाई की जाती है, जो अक्सर चांद सितारे जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अंबर आकाश जैसा दिखाई देता है। फिर हमारा सीधी बाग या जिसे सैंची कहते हैं, तो इसमें दैनिक जीवन और लोक कथा और मतलब पशु पक्षियों के चित्र जो होते हैं वो काढ़े जाते हैं। तो ये सब भी आपके फुलकारी के अलग प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज आप लोग इसे जरूर रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, इमेजेस देख लीजिए आप लोग, ये सारे क्या है, फुलकारी के प्रकार हैं। कपड़ों के साथ साथ आजकल बैग पे, दुपट्टों पे, ठीक है, स्लीपर्स पे, बहुत जगहों पे इसका ट्रेंड जो है वो चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। मेक्स डैश मेक्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को कौन बनाने का काम करता है। गर्भाशय की सबसे भीतरी परत, मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि 3 परतें होती हैं। ठीक है, सबसे बाहर का हमारा पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और थर्ड इज सॉरी मेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम हमारा सबसे आंतरिक परत होता है। मैं आपको हार्ट के लेयर्स बताने लगी, आई एम सॉरी। इसका जो सबसे इंटरनल पार्ट पार्ट होता है वो हमारा एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग क्या होता है हमारा, एंडोमेट्रियम होता है, जहां पर जा करके हमारा फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो इम्प्लांट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेनेशन। आउटर लेयर जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर से बना होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। फिर हमारा मिडिल लेयर आता है, मिडिल लेयर मैश लाइक फाइबर से, जाली जैसी संरचना वाले से बना होता है। और सबसे इनर लेयर जो होता है ये हमारे सर्कुलर फाइबर से बना होता है। तो इसके नाम भी याद रखने हैं आपको, प्लस ये भी याद रखना है कि किस टाइप के फाइबर से बना है। पिछली बार नाम पूछा था, हो सकता है इस बार पूछ ले कि कौन सा लेयर किस फाइबर से बना हो। तो याद रखो लॉन्गिट्यूडिनल से हमारा कौन सा बना है, आउटर लेयर। मिडिल लेयर हमारा जाली जैसी संरचना वाले मेश लाइक फाइबर से बना है। और जो हमारा इनर लेयर होता है वो किससे बनता है, सर्कुलर फाइबर से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, ठीक है, पूछ रहा है आपसे स्ट्रक्चर किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार। ऑप्शंस है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था। तो ये जो हमारा रेखीय संगठन है, जो वर्टिकल होता है, या तो ऊपर से नीचे आता है या तो नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि टॉप डाउन या बॉटम डाउन, बॉटम अप जो अप्रोच होता है उसकी बात कर रहा है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्ट्रक्चर, वो हमारा कौन सा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, एक बॉस है और उसके कर्मचारी हैं, ठीक है, उसके स्टाफ है। तो ये वाला जो होता है ये हमारा सबसे पुराना है, सबसे बेसिक है और सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है ये। वर्टिकल में क्या होता है, बराबर। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे लंबवत भी कह सकते हैं इसको, रेखीय भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय। ठीक है, चलिए 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन। ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, यानी कि वृद्धि हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH हार्मोन, ये किसके द्वारा संश्लेषण होता है। ठीक है, इसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी कि जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है उसी के भाग द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है, ये हमारा वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है और ये किसका भाग है, ये पीयूष ग्रंथि का भाग है। चलिए अगला देखते हैं।
98 नंबर क्वेश्चन, थिकनेस एंड फाइननेस ऑफ यार्न वुल इज टर्म्ड एज, यानी कि ऊन के धागे की मोटाई एवं बारीकी को हम क्या कहते हैं? ऊन के धागे की बात कर रहे हैं, तो ऊन के धागे की जब मोटाई और बारीकी को हम मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? काउंट्स कहते हैं। ठीक है, काउंट्स क्या है? ऊन के रेशे या फिर कोई भी रेशे होंगे, तो ऊन को जब हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे? हम काउंट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ऊन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, महीन, मध्यम, ठीक है, फिर लंबे, छोटे, ये सारे और भी कई सारे टाइप्स होते हैं। चलिए 98 हो गया। अब देखिए यही काउंट्स जो होता है, काउंट्स के दो सिस्टम को देख लीजिए। काउंट्स के सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसके होते हैं? ये काउंट्स के सिस्टम होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट सिस्टम और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट सिस्टम, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट सिस्टम में तीन चीजें आती हैं आपकी, एक तो आपका टैक्स सिस्टम आता है, डेनियर सिस्टम आता है और डेसी टैक्स आता है। टैक्स सिस्टम में 1000 मीटर धागे का भार जो होता है वो ग्राम में होता है। डेनियर सिस्टम में 9000 मीटर धागे का भाग जो होता है पर ग्राम में होता है। और यहाँ पे 10,000 मीटर यानी कि डेसी टैक्स, डेसी का मतलब 10,000 मीटर धागे का भार पर ग्राम में होता है। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम में जितनी ज्यादा गिनती होगी धागा उतना क्या होगा? उतना ही ज्यादा मोटा होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि कॉटन काउंट इसमें नापा जाता है, वर्स्ट काउंट नापा जाता है, ठीक है, लीनन काउंट देखा जाता है और वुलन काउंट, जिसको यॉर्क, रन या कट सिस्टम भी कहते हैं। इसको वर्स्टेड काउंट को नेक या न्यू भी कहते हैं। तो कॉटन काउंट में क्या होता है कि 1 पाउंड कॉटन धागे में 840 यार्ड हैंक आते हैं। वर्स्टेड काउंट में क्या होते हैं? 1 पाउंड ऊन के धागे में कितने आते हैं? तो इसमें 560 यार्ड हैंक आते हैं। लीनन काउंट में कितने आते हैं? 1 पाउंड लीनन के धागे में 300 यार्ड हैंक आते हैं। और वुलन काउंट में क्षेत्रीय पद्धति के अनुसार उनकी गिनती इसमें की जाती है। और इनडायरेक्ट सिस्टम में जितनी गिनती ज्यादा होगी धागा उतना ही क्या होता है? महीन होता है, पतला होता है। तो इन दोनों अंतरों को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें धागे की गणना जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, वो उतना ही क्या होता है? उतना ही ज्यादा मोटा होता है। और जो हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम होता है, इसमें धागे की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? कि इसका स्ट्रक्चर हमारा पतला होगा। और ये तीनों जो आपके दिए हुए हैं, दोनों डायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, क्वेश्चन और कैसे परीक्षाओं में पूछते हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट डेनियर सिस्टम के बारे में पूछ लेता है, कितना मेजर होगा? तो 9000 याद रखिएगा। डीसी टेक्स में 10,000 और टेक्स में 1000। फिर कॉटन काउंट जो होते हैं 840 यार्ड होते हैं। वर्स्टेड काउंट 560 होते हैं। अक्सर ये दोनों पूछता है आपसे, तो इसलिए इन दोनों को जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित किए जाते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटिनम के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटिनम क्या होता है? जब अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के बाद से अंडाणु बाहर निकल जाता है, फिम्ब्रे यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जब चला जाता है ये, तो वहां पर जो बचा हुआ हमारा फॉलिकल होता है, ठीक है, जो हमारा, जैसे देखिए ये हमारा ओवरी है, ठीक है, ये मान लिया ओवरी है। अब एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकल्स बनते हैं बनते हैं बनते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें अंडे का निर्माण होता है। फिर अंडा धीरे धीरे क्या होता है? बाहर आने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अंडा हमारा क्या होता है? बाहर चला जाता है। अब बाहर निकलने के बाद ये जो हमारी पुटिका बची हुई है, यानी कि जो हमारा ये फॉलिकल बचा हुआ है, ये फॉलिकल ये हमारा क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटिनम कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? हमारा कॉर्पस ल्यूटिनम। और इसी से हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अब सारे को देख लीजिए कि सारे के सारे क्या हैं। तो कॉर्पस कैलोस में तो ये तो इसका भाग ही नहीं है। कॉर्पस कैलोस तो मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों यानी कि हेमिस्फेयर को जोड़ करके सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटिनम जो होता है ये अंडोत्सर्जन यानी कि ओवल्यूशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव करके गर्भावस्था को क्या करता है? स्वस्थ बनाए रख मतलब गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है कॉर्पस ल्यूटिनम। फिर कॉर्पस यूट्री जो होता है ये गर्भाशय का मुख्य भाग है, और ये भ्रूण के विकास और पोषण के लिए क्या करता है? स्थान प्रदान करने का काम करता है। कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटिनम के बाद से एल्बिकेंस बचता है, यानी कि निषेचन न होने पर कॉर्पस ल्यूटिनम के अवशेष के रूप में बनता है और हार्मोन स्त्राव क्या करता है? बंद कर देता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अंडाणु निकल जाने के बाद, तो जो कॉर्पस ल्यूटिनम पहले बचा हुआ था अब वो क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद 25 नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। जरी वर्क इज फेमस फ्रॉम, यानी कि जरी की कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो जरी देखिए बेसिकली बनारस की बहुत ही प्रसिद्ध कला है। बनारस में जरी की बहुत ही सारी जरी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ, दुपट्टे, लहंगे, चोलियाँ, सारी चीजें मिलती हैं।
बैग मिलते हैं, जूतियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और जरी कला में होता क्या है, तो जरी कला में गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स का भी यूज़ किया जाता है। जो हमारा ट्रेडिशनल जरी कला है, उसमें गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो जरी कला उत्तर प्रदेश या बनारस की हमारी कला है। तो ये 100 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए वीडियो आप लोगों को फिर से मैं क्या कहूँ, फिर से मैं कह रही हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को मेरे देखा है। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल रहा है, ताकि मैं बना सकूँ वीडियो को, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि रेगुलरिटी बना करके रखूँ। आप लोगों के देखने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।